स्टूडेंट्स, पहले तो मैं चाहूंगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीकॉम एंड एमकॉम, आई हैड कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड ICWA also. Other than this, I am also a law graduate. मैं चाहता हूं कि अकाउंट्स के जितने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने कॉन्सेप्ट आपको इजी फॉर्म में शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको टारगेट रहे कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए। उसके लिए हमारे को अकाउंट्स में यूज होने वाली डिफरेंट टर्म्स के साथ फेमिलियर, ताकि हम ये एग्जैक्ट समझ सकें कि अगर क्वेश्चन में इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया, अकाउंट्स का कोई पर्टिकुलर वर्ड, आई एम यूजिंग दैट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, क्या मीनिंग है दोनों के, क्लैरिटी के साथ जितना हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उससे हमारे को उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं। जनरली उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस में जब एक क्लेम सबमिट किया जाता है। सीए का एक टॉपिक है, सीए इंटरमीडिएट का, कि लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम दो इंश्योरेंस क्लेम को स्टडी करते हैं इस टॉपिक के अंदर। लॉस ऑफ स्टॉक मींस जितना स्टॉक आपके पास गोडाउन पे रखा था, आपने उसका इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिया है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कितना क्लेम हमारा सैंक्शन होगा। जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं, उन इंश्योरेंस बिजनेस में एक टर्म होती है हमारी एवरेज क्लॉज, जो कि बेस्ड है इंडेमनिटी क्लॉज के ऊपर, इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडेमनिटी क्लॉज ये कहती है किसी भी जनरल इंश्योरेंस में किसी भी पर्सन को जो लॉस बियर हुआ है, उससे ज्यादा क्लेम सैंक्शन नहीं किया जाता। तो अगर मान लिया आप किसी भी अपनी एक एसेट का अगर 4 कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, तो चारों मिला के आपको उतना ही कंपनसेट करेंगे जितना आपको एक्चुअली में लॉस हुआ। तो इसीलिए ओवर इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आते। आप ज्यादा इंश्योरेंस नहीं करवा सकते जनरल में। जनरल इंश्योरेंस ऑलवेज गवर्न विद एवरेज। ये एवरेज क्लॉज ही हमारे को रिस्ट्रिक्ट करती है कि हम उतना ही इंश्योरेंस पॉलिसी लें जितना कि हमारी वैल्यू ऑफ एसेट। तो इंश्योरेंस क्लेम में जब हम वर्कआउट करते हैं, तो व्हाट इज आवर प्राइम टास्क? जिस दिन फायर अक्कर हुई है, उस दिन आपके पास स्टॉक कितना था, ये स्टॉक वर्कआउट करना ही आपका सबसे पहला टास्क होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक वर्कआउट करना। इसके लिए वो क्वेश्चन में हमारे को जो डेटा देगा, वो पास्ट का कोई डेटा देगा, उस डेट का कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, उस डेट के बाद, क्योंकि स्टॉक अब हम फिजिकली काउंट नहीं कर सकते, फायर अक्कर हुई, सारा स्टॉक लॉस्ट हो चुका है, तो हमें ये क्लोजिंग स्टॉक जो वर्कआउट करना है, ये कहीं और फिगरों से वर्कआउट करना। इसके लिए मैं आप लोगों से एक अकाउंटिंग इक्वेशन शेयर करता हूं जो मदद करती है हमारी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। ओपनिंग स्टॉक इसके बाद हमने कुछ परचेजेस की होंगी, और कुछ सेल्स की। हम जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद सेल की वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन अगर करते हैं हम,
अब सेल वैल्यू में हमें जानना होगा कि सेल वैल्यू में जब भी वो क्वेश्चन हमें देगा तो कुछ प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर ये हमारी कॉस्ट पे वैल्यू होती है, परचेजेस जितनी होती है वो हमारी कॉस्ट पे होती है वैल्यू। सिर्फ एक सेल्स एक ऐसी फिगर लेके आती है जिसके अंदर हम बात करते हैं कॉस्ट भी है और आपका प्रॉफिट भी शामिल। तो यहां पे अगर कॉन्सेप्चुअली हम देखें कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट करनी है तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त सिंपल सा फॉर्मूला है हमारी, आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालें, कॉस्ट ऑफ सेल में से आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, परचेजेस। ये इक्वेशन हमें बताती है कॉस्ट ऑफ सेल मींस ये जो भी वैल्यू है टेक्निकली कॉस्ट में जब हम सेल को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कंपैरिजन होता है हमारा, जितना हमने खरीद ओपनिंग हमारे पास बचा हुआ था और जितना हमने और खरीदा, ये टोटल स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हो गया। और अगर उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल को अगर हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी एक जगह पे है और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस हमारी एक आइटम में है। इनका जो नेट डिफरेंस होगा, इफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस मोर देन द कॉस्ट ऑफ सेल, देयर इज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोनों को ऐड करके इफ वी डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम दिस वैल्यू, ऑटोमेटिकली व्हाट रिमेन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और यही हमें निकालनी। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में हमारे को एक कॉमन ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी होती है जो सेल के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज गिवन बाय क्वेश्चन को जब वो टिपिकल बनाता है तो सेल में एक आइटम ना इंक्लूड करके वो हो सकता है हमारे को सेल में 2, 3 या 4 तरीके की आइटम्स इंक्लूड। कुछ स्टॉक हमारा बढ़िया क्वालिटी का था, कुछ स्टॉक थोड़ी सी लोअर क्वालिटी का था, उसे हमने कम प्रॉफिट पे सेल किया। तो हम अपनी उस सेल को उन हिस्सों में बाइफरकेट कर देते। ठीक है, अलग अलग वैल्यू बताइए। लेट इट बी, हमने जो सेल की है वो 40,000 वाली सेल जो हमें गिवन होगी, लेट इट बी ये 10% प्रॉफिट पे हमने सेल किया है। 50,000 वाला स्टॉक है हमारा, वो हमने 8% प्रॉफिट पे सेल किया है। और रिमेनिंग जो हमारी 3 lakhs की सेल है वो सपोज उसने हमारे को दे रखी होगी कि वो हमने ऑन एन एवरेज 15% प्रॉफिट जो हमारा नॉर्मल रेट है उसके ऊपर हमने उसको सेल ऑफ किया। यहां पे कॉस्ट निकालते वक्त हमें 40,000 में से 10% रिड्यूस करना है, कॉस्ट निकल जाएगी। 50 में से 8% प्रॉफिट को निकालेंगे, हमारी ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। 3 lakhs में से 15% वर्कआउट करेंगे और उस प्रॉफिट को निकालने के बाद हमारी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लैरिटी से ये अंडरस्टैंड करना होता है कि प्रॉफिट जरूरी नहीं है हमारे को एक कॉमन रेट से दे रखा उसने, ही मे बी गिवन इन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ रेट। हम अपनी सेल को उसी हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं और ये वर्कआउट करते हैं कि जो सेल किया है हमने उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वर्कड आउट बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये वर्कआउट होने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा वर्कआउट हो गया, हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब अगला स्टेप, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी किस अमाउंट की परचेज की, क्या जितना क्लोजिंग स्टॉक हुआ हमने इंश्योरेंस पॉलिसी क्या पूरे अमाउंट की परचेज कर रखी है?
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी फुल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की है, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गो हेड विद द फुल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का क्लेम हम सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है। एवरेज क्लॉज जो लागू होगी वो तभी लागू होगी जब हमारी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस जो हमने ली है, पॉलिसी जिस वैल्यू के लिए रखी है, वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक से कम। अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ ओपनिंग एवरेज क्लॉज। हम पूरे क्लोजिंग स्टॉक को क्लेम की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। नाउ अगर मान लिया हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेट इट बी, हमारे पास ये आई 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, और इंश्योरेंस पॉलिसी उसने हमें दे रखी होगी, हमने सिर्फ 80,000 की ले रखी। अब यहां पे बहुत क्लियर हो गया, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 80,000 की है तो आपका इंश्योर्ड पोर्शन कितना हुआ? आपका इंश्योर्ड पोर्शन 80% हुआ। ओनली 80% इज योर इंश्योर्ड पोर्शन। ऐसे 1 लाख की पॉलिसी के अगेंस्ट 80,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो वर्कआउट हुआ है दैट इज 80,000। अगर ये पूरा लॉस हो गया है, हम 80,000 से ज्यादा का क्लेम नहीं ले सकते। क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख, 80% ऑफ दिस नाउ कैन बी क्लेम्ड एज इंश्योरेंस क्लेम। तो एवरेज क्लॉज का मतलब हमारे क्लेम को हमारी उस वैल्यू तक रिड्यूस करता है जहां तक कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी। इसको आप इस एंगल से समझ सकते हो कि जो शॉपकीपर है उसने पूरा रिस्क इंश्योर नहीं करवाया। अगर पॉलिसी कम वैल्यू की है तो कुछ पोर्शन का रिस्क वो खुद बियर करेगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो यहां पे इनकी आपस की रेशियो हो गई, 1 लाख का स्टॉक था तो 80,000 तक इंश्योर्ड है, 20,000 तक अनइंश्योर्ड है। तो 20,000 वाला पोर्शन जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली जो शॉपकीपर है उसे बियर करना होगा। 80,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कैन सैंक्शन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक स्टेप और स्टडी करते हैं। ये हमने तब उस केस में कहानी की जो हमने पूरे का पूरा ये भी अंडरस्टैंड किया है। हम ये मान के चलते हैं कि फुल क्लोजिंग स्टॉक इज लॉस्ट। अगर मान लिया क्वेश्चन में हमारे को फायर अकर होने के बाद भी क्लोजिंग स्टॉक जो फायर्ड हो गया है, मतलब जो पूरे का पूरा जलकर खत्म हो चुका है, लेट इट बी, उसकी एक साल्वेज वैल्यू हमें दे रखी, तो इसका मतलब हम उस क्लोजिंग स्टॉक से कुछ तो अर्न कर पाए, पूरे का पूरा हमें लॉस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहता है, वी हैड टू वर्क आउट हमें लॉस कितना, लॉस ऑफ स्टॉक कितना, ये हम वर्कआउट करते हैं। कॉस्ट जो आपने अभी वर्कआउट की थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई भी हमारे को साल्वेज वैल्यू दे रखी है कि जो लास्ट में बचने से मिली है, आप उसे लेस कर दीजिएगा। ये आपका एक्चुअली में लॉस है, क्योंकि कुछ रिकवरी तो हो गई ना अपनी। अगर हमने उस क्लोजिंग स्टॉक को, उसकी वृद्धि को या उसकी बचत को, उसकी जो भी बचा हुआ है उसका वेस्टेज, उसको हमने सेल ऑफ कर दिया किसी भी वैल्यू पे, तो उतनी रिकवरी तो हमारी हो गई उस स्टॉक से। तो इस केस में हम अगर साल्वेज वैल्यू अगर कोई आपको दे रखी है, उसे आप अगर लेस कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख का हमारा स्टॉक आया था, हम ये मान के चलते हैं लेट इट बी 25,000 की हमारी साल्वेज वैल्यू। तो अब हम अपना 1 लाख का लॉस नहीं कहेंगे, पूरा क्लोजिंग स्टॉक हमारा लॉस नहीं है। आवर लॉस ऑफ स्टॉक
नाउ लॉस ऑफ स्टॉक इज 75,000। अब हमारा 75,000 का लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम पर, लेकिन यहां पे अब अंडरस्टैंड करना है कि एवरेज क्लॉज जो कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा 1 लाख का था और पॉलिसी जो हमने ले रखी थी वो थी हमारी 80,000। तो जैसा कि मैंने कहा था, टोटल क्लोजिंग स्टॉक और इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी आपने कम वैल्यू की ले रखी होगी क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमेशा एवरेज क्लॉज आपका तय करेगी लॉस ऑफ क्लेम आप कितना फाइल कर सकते हैं। यहां पे लॉस ऑफ स्टॉक आपको 75,000 जरूर है, लेकिन पॉलिसी कम वैल्यू की लेने के कारण हम पूरा 75,000 का क्लेम सबमिट नहीं कर सकते। जो हमारा क्लेम सैंक्शन होगा वो सैंक्शन होगा दैट इज ऑफ 75,000 इनटू इंश्योरेंस कंपनी ने जितना पोर्शन रिस्क लिया है और जितनी टोटल वैल्यू थी हमारी, तो जितने पोर्शन में जितने परसेंटेज में रिस्क लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, खाली वो उतना ही क्लेम हमारा एक्सेप्ट करेगी। आपने 1 लाख की एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट सिर्फ 80,000 की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो 80% हिस्सा ही इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी आपके लॉस का। तो यहां से अगर हम बात करें, हमारा 75,000 इंटू 80%, 60,000 रुपीज का हमारा इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक का फाइल। 15,000 का जो लॉस है जो और रह गया वो शॉपकीपर को बियर करना होगा, बिकॉज ऑफ, इसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। जब भी आपके पास लॉस ऑफ स्टॉक का केस होगा, आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन सी फिगर्स पोस्ट पर हैं, कौन सी नहीं। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं क्वेश्चंस में हो सकता है ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ वैल्यू वो बदल के दे, कुछ को कोस्ट पे दे सकता है, कुछ को कोस्ट से लो पे भी दे सकता है। अगर मान लिया वो डेटोरेटेड स्टॉक होगा तो हो सकता है वो कोस्ट से लो पे हो, तब भी हमारे को वो कहीं ना कहीं कोस्ट वाला कॉन्सेप्ट निकालने के लिए उनमें कुछ वैल्यू एड अप या उसको एक अलग कॉलम में हम लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू अलग तरीके से वर्कआउट करेंगे। अगर वो कोस्ट पे नहीं होगा तो हम नॉर्मल कोस्ट में उसे कंसीडर नहीं करके एक अलग कैटेगरी में आइटम बना के उसे कंसीडर करते हैं। तो जितनी टिपिकलनेस वो बना सकता है इस क्वेश्चन में, वी विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स इन लेटर क्वेश्चंस। बट बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लॉस ऑफ स्टॉक जब भी फाइल करना है तो सबसे पहला टास्क रहेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा लॉस्ट हो गया है फायर से, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू वर्कआउट, क्या वो जो लॉस का जो बचा खुचा हिस्सा है क्या उससे कुछ रिकवरी हुई है, दैट इज आवर सेकंड। अगर कोई रिकवरी हुई है तो उस रिकवरी को माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में से हम ये वर्कआउट करेंगे हमें एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक वर्क। एंड नेक्स्ट स्टेज, इंश्योरेंस क्लेम कितना बनेगा, ये आपका हमेशा डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक एंड द पॉलिसी टेकन, वैल्यू ऑफ पॉलिसी टेकन। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिसी जो आपने टेकन की है वो क्लोजिंग स्टॉक से कभी भी ज्यादा हो तो ध्यान रखिएगा यू कैन फाइल फुल लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम, कोई एवरेज क्लॉज का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेस देन आवर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ले रखी है तो हमेशा एवरेज क्लॉज प्ले ए रोल, और वो हमारे क्लेम को, टोटल क्लेम को डालने के बजाय उस क्लेम को कहीं ना कहीं कुछ रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कोई डाउट्स हो यू मे आस्क ऑन दीज टॉपिक। फर्स्ट, एनी कॉन्सेप्ट, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्टॉक की वैल्यू कैसे वर्कआउट की जाती है, क्या क्या फिगर वो हमें दे सकता है, ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें मॉडिफाई करके हमें वैल्यूज को मैनिपुलेट तरीके से उसने फिगर में डाल रखी होंगी तो हम कैसे उसको वर्कआउट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। परचेजेस में कई बार हमारे पास स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन का होता है, पर उसके साथ साथ कई बार हमारे पास इंटीरियर क्वालिटी का स्टॉक भी होगा।
लेकिन इंश्योरेंस क्लेम में आपको ध्यान रखना है, इंफीरियर और गुड क्वालिटी हमें कोई नहीं देखनी, स्टॉक की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू। लेकिन अगर मान लिया वो इंफीरियर क्वालिटी का गुड सेल भी हुआ होगा तो वो दोनों चीजें हमें कंसीडर करनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट पे सेल नहीं होगा। इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स आपने कहीं ना कहीं लोअर प्रॉफिट पे सेल ऑफ किया होगा। तो सेल के ऊपर हम डायरेक्टली कोई ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन ना लगा के, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, हम उसे कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग सेल वैल्यू किस किस प्रॉफिट मार्जिन पे हमने वर्कआउट की, वहां से हम फिर अपनी कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन प्रोग्रेस करेंगे वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोस पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास एक कंसोलिडेट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सारे इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके इकट्ठा अगर एक क्वेश्चन में दे रखे होते हैं तो कैसे हम उसको हैंडल करें। तो दैट्स ऑल फॉर बेसिक अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस लॉस ऑफ प्रॉफिट, बेसिक्स ऑफ लॉस ऑफ, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या डिस्कस होगा, जिस दौरान फायर अक्कर हुई है तो उस दौरान हम अपना बिजनेस भी रन नहीं कर पाए उस एरिया। बिजनेस रन ना करने के कारण जो हमारे को लॉस ऑफ सेल हुआ है कि उस पीरियड में हम कुछ सेल कर सकते थे, सेल कर सकते थे तो ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉफिट कमा सकते थे। अब हमारा क्लोजिंग डाउन हो गया, हमारा बिजनेस स्टॉप हुआ वहां पे। तो एक इंश्योरेंस क्लेम हमारा इसका भी बनता है कि अगर हमारे पास उस दौरान बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं रही, बिजनेस रन नहीं कर पाए, हम उसका भी इंश्योरेंस क्लेम फाइल करें कि उस दौरान बिजनेस ना करने के कारण जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, लॉस ऑफ सेल नहीं, लेकिन उसके लिए हमारे को ये निकालना बहुत जरूरी होगा कि लॉस ऑफ सेल कितना हुआ हमारा। लॉस ऑफ सेल के ऊपर ही बेस्ड होगा हमारा व्हाट प्रॉफिट वी कैन मेक फ्रॉम दैट सेल। और इसके लिए हमारे को दो लेवल पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक, हमारे को उसी पीरियड का कुछ पास्ट डाटा दे रखा होगा जिसमें परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह दे रखे होंगे, वहां से हम वर्कआउट करेंगे सेम सिमिलर टाइप के, मतलब सिमिलर पीरियड में पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं सीजनल इंडस्ट्री में सेल फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हम पीरियड टू पीरियड गवर्न करेंगे, उस पीरियड में हमने इतनी सेल की थी, ऑन एन एवरेज हमारी अगर इंक्रीज ट्रेंड या कुछ और भी अगर डेटा हमारे को दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड सेल हमारी इस पीरियड में कितनी हो सकती है, और वहां से हम एक वर्कआउट करते हैं कि उस सेल ना होने की वजह से हमें कितने प्रॉफिट का लॉस हो। दैट इज कॉल्ड आवर लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी।